हेलो। हाँ जी। तो सबसे पहले तो आवाज़ आ रही है सबको, स्क्रीन शेयर हो रही है, दो बातें कर लें। ईमान ने तो बता दिया कि आवाज़ आ रही है, बाकी टेस्ट में आई नहीं। जुनैरा भी आ चुकी हैं, ओके। जोया, आवाज़ आ रही है। अच्छा, आज जो है ना, जो लिखने वगैरह का काम है वो तो मुश्किल है कि आप लोगों को मैं करा सकूं, क्योंकि नोट्स नहीं बना सका। लेकिन ये है कि जो समझने का काम है ना, वो मैं आपको ज़रा आज डिटेल से समझा देता हूँ। फिर इंशाल्लाह जो हमारी जो अपलोड होगा लेक्चर ना, उसके अंदर बाद में मैं एक लेक्चर से कह के एक अपलोड करवा दूंगा, जिसके अंदर जो नोट्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे। अभी आप ज़्यादा समझ लें, या एक न्यूमेरिकल अगर ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करवा सका तो वो करा दूंगा। अच्छा, इतना आसान है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को लिखना कि अगर आप समझ लें ना, तो यकीन जाने आप अपनी ओन वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी ये है कि मैं नोट्स के अंदर तो आपको शेयर कर ही रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल कॉन्सेप्ट देना है। आज जो हम चीज़ें डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं उसके अंदर है सबसे पहले आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना है। उसी के अंदर हम देखेंगे कि क्लासिकल थ्योरी इसे एक्सप्लेन करने में क्यों फेल हो गई थी, ग्राफिकली इसे कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है, और आइंस्टाइन ने इसे कैसे एक्सप्लेन किया था। इसके बाद अगर मुमकिन हुआ तो फोटो सेल, जो इसकी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, सोलर पैनल वगैरह जो होता है उसको देखेंगे। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर क्लासिकल थ्योरी के फेलियर से। फेलियर ऑफ द क्लासिकल थ्योरी। फेलियर ऑफ द क्लासिकल थ्योरी को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि इसकी ऑब्जर्वेशन में हमें क्या चीज़ें, क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही थी। ये इन्फॉर्मेशन आप मुझे बताएंगे, क्योंकि कल हमने पढ़ी थी, ऑब्जर्वेशन हमने मिलकर साथ ली थी ना। तो अगर मैं आपसे कहूँ इंटेंसिटी का ताल्लुक किस चीज़ से था, इंटेंसिटी का ताल्लुक किस चीज़ से था? इस पहली चीज़ के अंदर हमने देखा कि इंटेंसिटी का ताल्लुक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से था। ठीक है। दूसरी बात क्या है, सर्टेन फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है, हर फ्रीक्वेंसी पे ये नहीं होता, सर्टेन फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है। और तीसरी बात हमने क्या देखी, अगर फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक जो है वो आपकी किससे है, वो स्पीड से है, या फिर ये कह लो कि काइनेटिक एनर्जी से। फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक स्पीड से है या फिर काइनेटिक एनर्जी से। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अच्छा, अब ये तीनों बातें आप दिमाग में रखिएगा, और क्लासिकल थ्योरी क्यों फेल हुई थी आपकी आसानी से समझ में आ जाएगा, अपनी ओन वर्डिंग में लिख के आ जाएंगे आप। ठीक है, ये तीन बातें दिमाग में रखिएगा। क्लासिकल थ्योरी ये मानती है कि लाइट जो है वो वेव है। ठीक है, और अगर लाइट वेव है तो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है, हायर फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि ये है एम्पलीट्यूड सेम रखता हूँ मैं। अगर एक वेव आ रही है 1 सेकंड में तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। अगर 1 सेकंड में आपके पास 2 वेव आ रही हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। 1 सेकंड में अगर आपके पास 3 वेव आ रही हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा होगी। यही है ना, F1 है, ये F2 है, ये F3 है। यानी कि 1 सेकंड है, ये 1 सेकंड है। 1 सेकंड में अगर एक वेव आ रही है तो 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, 2 वेव आ रही है तो 2 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, 3 वेव आ रही है तो 3 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। सिंपल सी और आसान सी बात। अब होता ये है कि सोडियम की अगर मैं बात करूं, सोडियम का जो लास्ट शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, कोई बता सकता है? सोडियम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सोडियम के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम फर्स्ट ए ग्रुप का मेंबर है। 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं आखिरी शेल में, एक इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल फिजिक्स, ये फ्रीक्वेंसी अगर मैं इसको दूं तो ये फ्रीक्वेंसी, क्योंकि देखो एक वेव है तो दूसरे सेकंड में ऐसी 2 वेव मिल जाएंगी, तीसरे सेकंड में 3 वेव मिल जाएंगी। यानी कि कहने का मकसद ये है कि ये अगर इसको मिलेगी तो 1 सेकंड में एक वेव मिलेगी। अगर ये वाली वेव इसको मिलेगी तो 1 सेकंड के अंदर 2 वेव मिलेंगी। और अगर ये वाली वेव इसको मिलेगी तो 1 सेकंड के अंदर 3 वेव मिलेंगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल फिजिक्स, अगर ये इलेक्ट्रॉन 4 वेव या 3 वेव लेने से बाहर आता है, सपोज करो इसकी कितनी वेव लेने के बाद बाहर आएगा, 3 वेव बाहर लेने के बाद आएगा, तो F1 से भी ये बाहर आ सकता है, F2 से भी ये बाहर आ सकता है, और F3 से भी ये बाहर आ सकता है। फ़र्क ये होगा कि F1 F3 से ये फ़ौरन बाहर आ जाएगा, जैसे मैंने इसको F3 वाली फ्रीक्वेंसी हिट दी, ये 3 वेव 1 सेकंड में मिली, ये टक्कर के बाहर आ गया। ये वाली वेव अगर इसको दूंगा तो 2 वेव मिलेंगी, फिर आधी वेव मिलेगी, तो 1.5 सेकंड के अंदर ये बाहर आ जाएगा। और जब ये वाली वेव दूंगा तो 3 वेव मिलने के लिए 3 सेकंड चाहिए, तो 3 सेकंड में बाहर आएगा। तो
पहली बात ये समझ में आई, आसानी के लिए मैं आपको समझाता हूँ कि अगर पानी आप गर्म करने के लिए रखते हैं, बॉईल करने के लिए, एक आप रखते हैं बहुत तेज़ आंच के साथ, चूल्हे की जो आंच है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, एक आप रख देते हैं बहुत स्लो आंच के साथ, ठीक है। तो जो स्लो आंच के साथ रखा है वो फ्रीक्वेंसी मान लो कम है, और जो तेज़ आंच के रखा है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो पानी गर्म होगा, बॉयल होगा, दोनों का बॉयल होगा, पहला वाला पानी भी बॉयल होगा, लेकिन फ़र्क क्या है, पहला जल्दी हो जाएगा, दूसरा देर से होगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल फिजिक्स ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये लाजमी बाहर आएगा, देर से आए जल्दी आए ये डिपेंड करता है, लेकिन बाहर ही आएगा, क्योंकि कभी ना कभी तो इतनी वेव उसको मिल जाएंगी कि वो उसके लिए पूरी हो जाए, वो बाहर आ जाए। लेकिन एक्चुअल फिनोमेना आप ज़रा देखें, ऑब्जर्वेशन में आया क्या ऐसा हो रहा था, अगर रेड और ब्लू की बात करें लाइट की, तो रेड की जो वेवलेंथ है वो फ्रीक्वेंसी कम होती है, ब्लू की जो है फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। तो रेड लाइट मैं सोडियम मेटल पे सारी ज़िंदगी भी मारता रहा हूँ ना, सारी ज़िंदगी लेके बैठ जाऊँ, तब भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। ऑब्जर्वेशन ने यही बताया ना कि भाई ये ख़ास फ्रीक्वेंसी के बाद से इलेक्ट्रॉन बाहर आना शुरू होते हैं, हर फ्रीक्वेंसी पे बाहर नहीं आते। तो अगर F3 वो फ्रीक्वेंसी है जिस पे वो बाहर आ रहा है, तो वो इसी पे बाहर आएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टाइम तो डिपेंड ही नहीं करता, टाइम पे डिपेंड नहीं करता, बस आपने जैसे ही ब्लू वाली लाइट मारी वो बाहर आ गया, रेड आप सारी ज़िंदगी मारते रहे तब भी बाहर नहीं आया। तो क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक देयर शुड बी नो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देयर शुड बी नो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रॉन माइट एब्जॉर्ब इनफ एनर्जी एट एनी टाइम, इलेक्ट्रॉन कभी भी इनफ एनर्जी हासिल कर लेगा एंड देन इट विल कम्स आउट फ्रॉम इट्स ऑर्बिट, तो जाहिर सी बात है वो अपने ऑर्बिट से बाहर आ जाएगा। तो द फिनोमेना कैन बी ऑब्जर्व एट एनी फ्रीक्वेंसी, ये फिनोमेना किसी भी फ्रीक्वेंसी पे, किसी भी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी पे टाइम डिले के साथ ऑब्जर्व किया जा सकता है। लेकिन जो रियल प्रैक्टिकल हमने किया, जो वर्चुअल लैब के अंदर हमने एक्सपेरिमेंट किया, जो हर्ज ने रियल के अंदर प्रैक्टिकल किया, उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके अंदर तो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी थी हर मेटल की, उसी के ऊपर इलेक्ट्रॉन बाहर आता था। तो क्लासिकल थ्योरी की जो ये वाली बात है कि इसके लिए कोई सर्टेन फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए, बुरी तरह फेल हो गई, वो इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकी, ठीक है ना। अब दूसरी बात देख लेते हैं, ये बात समझ में आई आपके, कोई सवाल है तो करें फिर आगे चलें। अब हम चलते हैं इंटेंसिटी की बात करें, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना बाद में देखते, पहले इंटेंसिटी की बात करें। अच्छा, इंटेंसिटी का ताल्लुक होता है एम्पलीट्यूड से। देखो, अगर मैं आपसे कहता हूँ एक ये वेव है, ठीक है, और एक ये वेव है, ठीक है, दो वेव है, अगर इसका एम्पलीट्यूड कम है, एम्पलीट्यूड का ताल्लुक किससे होता है, इंटेंसिटी से होता है, ठीक है। एम्पलीट्यूड का ताल्लुक इंटेंसिटी से होता है। अगर वेव के अंदर ऐसा होता है, ऐसा उसके अंदर नहीं होता, पार्टिकल फिजिक्स के अंदर नहीं होता, वो जो हमने फोटोन वाली फिजिक्स पढ़ी उसके अंदर तो पार्टिकल्स होते हैं। अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है इसका मतलब एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, अब ये इसको हम इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट के बजाय मैं कहता हूँ ये एक समंदर के अंदर एक बोट मौजूद है, ठीक है। ये वाली जो है आपके पास जो वेव आएगी, ये वाली जो वेव आएगी, ये इसकी स्पीड को ज़्यादा बढ़ाएगी, ऊपर नीचे मूव करवाएगी तेज़ी के साथ, या ये वाली वेव इसको ज़्यादा मूव करवाएगी। तो आप कहते हैं कि भाई जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है वो इसको ज़्यादा धक्का देगी, बड़ी वेव आए तो बोट आगे ज़्यादा जाएगी ना, और छोटी वेव टकराए तो बोट वहीं पे हिली रहेगी, आगे तो नहीं जाएगी। तो इसका मतलब जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है जिस वेव का, वो स्पीड ज़्यादा दे सकती है, ठीक है। यही इलेक्ट्रॉन के साथ होना चाहिए। अगर मैं छोटे एम्पलीट्यूड की वेव को हिट करवाऊँ तो इलेक्ट्रॉन बाहर आए, लेकिन अगर बड़े एम्पलीट्यूड की वेव को हिट कराऊँ तो इलेक्ट्रॉन तेज़ी से बाहर आए। इसका मतलब ये हो गया, इंटेंसिटी को बढ़ाने से स्पीड बढ़नी चाहिए, इंटेंसिटी को बढ़ाने से एम्पलीट्यूड बढ़ता है, और एम्पलीट्यूड के बढ़ने से अगर ये वेव है लाइट तो स्पीड बढ़नी चाहिए। अब मैं आपसे फिर वही सवाल करूँ, क्या इंटेंसिटी को बढ़ाने से स्पीड बढ़ रही थी? नहीं, इंटेंसिटी को बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे, वेव की जो स्पीड है वो नहीं बढ़ रही थी, इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है काइनेटिक एनर्जी वो नहीं बढ़ रही थी।
तो क्लासिकल थ्योरी यहाँ पर भी बुरी तरह फेल हो गई एक्सप्लेन करने में, ठीक है ना। दूसरी बात, और यहाँ पे क्लियर हो गया कि जब इसने स्पीड का ताल्लुक इंटेंसिटी से कर दिया तो फ्रीक्वेंसी से स्पीड का कोई ताल्लुक नहीं है इनके मुताबिक, और जबकि हमने देखा है फ्रीक्वेंसी से ही तो स्पीड का ताल्लुक है, फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा रहे थे तो स्पीड बढ़ रही थी, दैट्स इट। तो क्लासिकल थ्योरी बुरी तरह फेल हो गई इस फोटो इलेक्ट्रिक के फिनोमेना को एक्सप्लेन करने में। ये फिनोमेना जो है, इसकी जो फेलियर है क्लासिकल थ्योरी का, ये आपको पेज नंबर 244 बुक का पेज नंबर है, वहाँ पे ए और बी पॉइंट करके दिया हुआ है, वहाँ पर मिल जाएगा। यही तो जोया बताया, क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि लाइट वेव है, और अगर लाइट वेव है तो वेव का अगर एम्पलीट्यूड बढ़ाओ तो इंटेंसिटी बढ़ती है, और एम्पलीट्यूड से स्पीड बढ़नी चाहिए, इंटेंसिटी से स्पीड बढ़नी चाहिए। लेकिन हमने तो ये नहीं देखा ना, हम इंटेंसिटी को बढ़ा रहे थे तो क्या बढ़ रहा था जोया? इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे ना, स्पीड तो नहीं बढ़ रही थी ना। लेकिन इनके मुताबिक तो स्पीड बढ़नी चाहिए, क्योंकि वेव के जब एम्पलीट्यूड को बढ़ाओ तो बड़ी वेव आगे टकराएगी तो ज़्यादा स्पीड दे सकेगी। तो ऐसा हमने देखा नहीं, इसलिए फेल हो गया ना। बात जो जो रियल ऑब्जर्वेशन है वो, और जो ये सोच रहे हैं वो दोनों अलग बात है। तो लाइट को हम वेव नहीं मान सकते, क्लियर। अच्छा, यही आपकी बुक के पेज नंबर 244 पे लिखा हुआ है, एक बार मैं आपको पढ़ के दिखा रहा हूँ, फिर नोट्स के अंदर भी ये होगा। From classical theory, there should be no threshold frequency because at given time, electrons might absorb enough energy from the incident light to escape from the metal surface at any applied frequency. किसी भी applied frequency पे आपके इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है भाई, तो आप गलत बात कर रहे हैं। दूसरी बात क्या गलत कर रहे हैं? द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन शुड डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड। वेलोसिटी का ताल्लुक एम्पलीट्यूड से होना चाहिए, और एम्पलीट्यूड का ताल्लुक इंटेंसिटी से होता है। देयरफॉर ऑन द मेटल, देयरफॉर डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी रेदर देन द फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ये कि वेलोसिटी ऑफ द वेव शुड डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी, नॉट द फ्रीक्वेंसी। बट यहाँ पे रिवर्स फिनोमेना था, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी पे नहीं कर रहा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो दो बातें वो भी फेल हो रही, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्लासिकल थ्योरी बुरी तरह नाकाम हो जाती है इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करने में, जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर है? अब ज़रा इसको और ग्राफिकल वे में इसकी ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं। अच्छा, ये ग्राफिकल वे की ऑब्जर्वेशन क्या होती है ये भी समझा देता हूँ। देखें, हमें ग्राफ की मदद से समझना है जनरली कि क्या हो रहा है, वो जो फिनोमेना है वो किस तरह चल रहा है, कैरी हो रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होते हैं, ये चीज़ें ज़रा आपको समझानी है, लेकिन ग्राफिकल वे। अच्छा, कल हमने वो एनिमेशन देखी थी, उसके अंदर स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझ में आया था आप लोगों को? नहीं आया तो एक बार फिर वो वीडियो से एक्सप्लेन कर देता हूँ, वरना अगर समझ में आ गया था तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझना आपके लिए आसान हो जाएगी। वो क्लियर कर दीजिए, वो जो एनिमेशन थी वो आपको समझ में आ गई थी? अभी सब लोग हैं भी या नहीं? हेलो। हाँ जी, वर्चुअल लैब की बात कर रहा हूँ। जो वर्चुअल लैब में मैंने आपको एनिमेशन दिखाई थी वो समझ में आ गई थी? उसके अंदर स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझ में आया था? अच्छा जी, अगर आ गया था तो ज़रा उसी स्टॉपिंग पोटेंशियल से एक बात ज़रा मुझे क्लियर करें। देखें, ये मैंने लिया मेटल सरफेस, ये मैंने ली पहली फ्रीक्वेंसी F1, और ये रहा मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल जो इसको रोकेगा, और ये मैंने रख दिया -1 वोल्ट, -1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रोकेंगे इसे।
एक इलेक्ट्रॉन निकला और यहाँ से निकल के यहाँ पर आया सपोज करो, और यहाँ पर आके रुक गया, इससे आगे नहीं आया, तो इस स्टॉपिंग पोटेंशियल ने इसे रोक दिया, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इसने खींच ली ना एक तरह से। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का ताल्लुक काइनेटिक एनर्जी से। इलेक्ट्रॉन को ये रोक रहा है, अगर ये रोक पाने में कामयाब हो गया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इनफ है, नहीं कामयाब हुआ तो इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल नाकाफ़ी है। जब मैंने F1 फ्रीक्वेंसी दी, पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रुक गया और यहाँ नहीं आ सका, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना दिया, -1। अब मैंने फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी, मैंने F2 दे दी। अब मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया और पता ये चला ये रुका नहीं और यहाँ पेनिट्रेट कर गया। अब मैं इसको रोकना चाह रहा हूँ तो क्या करूँगा, बिल्कुल सही, स्टॉपिंग पोटेंशियल को इंक्रीज करूँगा। मैंने कर दिया -2, इलेक्ट्रॉन यहाँ रुके। तीसरी फ्रीक्वेंसी दी F3, इलेक्ट्रॉन फिर पेनिट्रेट होने लगा, मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज कर दिया। अभी ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है देखिएगा, ये है वोल्ट वाला कॉलम, ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल -1, ये है -2, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, और ये है -3, और ये फ्रीक्वेंसी है μ1 पहली फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है μ2, ये फ्रीक्वेंसी है μ3। तो देखो इलेक्ट्रॉन का ग्राफ जो है वो ये शो कर रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन इस वोल्टेज पे यहाँ जीरो पे चला गया, इसकी स्पीड जीरो हो गई। ये काइनेटिक एनर्जी समझ लेते हैं, इसका करंट काइनेटिक एनर्जी है, इसकी काइनेटिक एनर्जी नीचे आ रहा है, इसका मतलब जीरो हो गई ना। तो कहाँ जीरो हुई इसकी काइनेटिक एनर्जी, इस फ्रीक्वेंसी से मैंने इसको फेंका, इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जीरो होगी, इसका मतलब -1 ने इसकी काइनेटिक एनर्जी को जीरो कर दिया। अगर फ्रीक्वेंसी कितनी थी μ1, फिर दोबारा मैंने फेंका, लेकिन इस बार फ्रीक्वेंसी मैंने μ2 दी थी। अब ये इलेक्ट्रॉन और आगे गया, यहाँ पे आके जीरो, और 3 दे दी तो ये और ज़्यादा आगे आगे हुई। इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफिकली ये पता चल रहा है जो काइनेटिक एनर्जी होती है जिसका फार्मूला होता है E × V0। V0 होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, यहाँ पर वैसे तो वोल्टेज होता है लेकिन यहाँ पर नेगेटिव है उल्टा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कह देते हैं इसे। और E एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन को इतने वोल्टेज से रोका जा सकता है, ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बन गया। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से वो जो बात थी साबित हो रही है कि काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक जो है वो फ्रीक्वेंसी से है। फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा रहे हैं तो हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाना पड़ रहा है, ये हमने ग्राफिकली भी ऑब्जर्व कर लिया। अब दूसरी ऑब्जर्वेशन, अब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल सपोज करो -2, ये मैंने लिया मेटल सरफेस, ये मैंने लिया स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रॉन निकला यहाँ के रुक गया, कितने पोटेंशियल पे, -2 पे। ये मैंने लाइट की जो इंटेंसिटी है वो रखी थी I1। जैसे ही मैंने लाइट की इंटेंसिटी I2 करी, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आगे आएगा या नहीं आएगा, यहीं रुका रहेगा या आगे आएगा, हमने वर्चुअल लैब में देखा भी था, आगे आएगा यहीं रुका रहेगा इलेक्ट्रॉन। इंटेंसिटी मैं चाहे कितनी भी कर दूँ, I1 I2 I3 कर दूँ, इसी स्टॉपिंग पोटेंशियल पे अगर वो पहली दफ़ा रुका है तो किसी भी इंटेंसिटी पे वो इसी स्टॉपिंग पोटेंशियल पे रुकेगा। तो देखो जब इंटेंसिटी I1 थी तब भी ये यहीं आके गिरा, जब इंटेंसिटी I2 थी तब भी यहाँ आके गिरा, इंटेंसिटी I3 तब भी यहाँ आके गिरा।
स्टॉपिक पोटेंशियल पे कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है वो सेम रही, विच मीन्स इंटेंसिटी से कोई ताल्लुक नहीं है स्पीड का। दोनों ने बात कही थी ना, वो गलत कही थी। किसने? क्लासिकल फिजिक्स ने। ठीक है जी। अब लास्ट बात, जो बात समझने की है वही है कि जो ग्राफ है इसका ये वाला पोर्शन तो भूल ही जाओ। एक लाइन काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करिए, ये वाली, और ये फ्रीक्वेंसी को। तो देखो, अगर ये फ्रीक्वेंसी है F1, ये फ्रीक्वेंसी है F2, ये फ्रीक्वेंसी है F3, ये फ्रीक्वेंसी है F4। अगर यहाँ से उठना शुरू हो है ना आपका ग्राफ, इसका मतलब F3 वो कम से कम फ्रीक्वेंसी है जहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू होगी। ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है जितने ऊपर जा रहा है। इससे अगर पीछे कोई काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करती, काइनेटिक एनर्जी वाली लाइन ऊपर जाने वाली लाइन है, तो इसका मतलब जब मैंने इसको F1 दिया तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आया, F2 दिया इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आया, जैसे ही F3 दिया बाहर आना चाह रहा है, जैसे ही F4 दिया बाहर भी आया और काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गई। देखो काइनेटिक एनर्जी वाली लाइन पे भी आपको चेंज नजर आएगा 100 जूल का सपोज कर। फिर मैंने अगर चलो सपोज कर F4 दे दिया, F4 दिया, फिर देखो आप काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गई। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो ग्राफ है ये शो कर रहा है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी F3 रिक्वायर्ड थी, जो कि कराएगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और इसके पीछे फोटो इलेक्ट्रिक का इफेक्ट स्टार्ट नहीं हो रहा। तो इस ग्राफ में ये वाला जो पॉइंट है ये शो कर रहा होगा किसको? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को। इससे आगे आपको नजर आएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, काइनेटिक एनर्जी क्योंकि पॉजिटिव है। इससे पीछे नजर नहीं आएगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव है, और काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव होती नहीं है। काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है मोशनल एनर्जी, और ऑब्जेक्ट में मोशन या तो होती है या नहीं होती। ये तो नहीं कह सकते कि नेगेटिव मोशन हो रही है, इसका क्या मतलब है? तो मोशन होती है या नहीं होती। तो ये जो तीसरा ग्राफ है ये शो कर रहा है किसको? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो वही जो हमारी ऑब्जर्वेशन थी हमने उनको ग्राफिकली भी एक्सप्लेन कर दिया। अब जिम्मेदारी आई मॉडर्न फिजिक्स की, कि क्लासिकल फिजिक्स तो इस फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, क्या मॉडर्न फिजिक्स इस फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकती है? मॉडर्न फिजिक्स के अंदर ऑलरेडी आपका जो मैक्स प्लांक था वो एक थ्योरी पेश कर चुका था। थ्रेशोल्ड क्या है? थ्रेशोल्ड मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो रिक्वायर्ड होती है ऑर्बिट से बाहर निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन। आगे और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब जो आपके आइंस्टाइन थे, इन्होंने प्लांक्स की मदद दी, क्योंकि प्लांक्स ये बात बोल चुका था, लाइट जो है वो कोई वेव शेव नहीं है। लाइट जो है वो एनर्जी का पैकेट है, और उसके पास कितनी एनर्जी है ये उसकी फ्रीक्वेंसी बताएगी। और उसने एक फार्मूला भी दिया था जिससे हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करे थे, कि एनर्जी जो है वो आपकी बराबर होती है किसके? एच म्यू के। ये आपका जो मैक्स प्लांक है उसकी जो है वो फेमस इक्वेशन, जिसने उसने रिलेट करवाया था कि एनर्जी का पैकेट है और वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर ये मेरे पास एक पैकेट है, एक मेरे पास ये पैकेट है, इसके अंदर एक वेव है, इसी पैकेट के अंदर दो वेव है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है कम है? इसकी ज़्यादा है, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी और इसकी एनर्जी कम होगी। जैसे इस पैकेट की एनर्जी मैं मान लेता हूँ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी एनर्जी जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ऐसा ही एक और पैकेट आ गया, पैकेट की साइज़ वही रहेगी, ठीक है, लेकिन उसके अंदर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो ये जो है मैं मान लेता हूँ इसकी एनर्जी जो है वो कितनी है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपकी एनर्जी जो है वो बढ़ेगी। पहले आपने दिमाग में ये रखना है। यानी कि इसका मकसद ये हुआ कि जब मैं ये वाली फ्रीक्वेंसी दे रहा हूँ म्यू 1, म्यू 2 और म्यू 3, ये वाली फ्रीक्वेंसी दे रहा हूँ तो मैं एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहा हूँ, म्यू 2 दे रहा हूँ तो एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहा हूँ, म्यू 3 दे रहा हूँ तो एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहा हूँ। ये बात समझ लीजिए, ठीक है।
अच्छा जी, अब जो है ये बात अगर आपके दिमाग में आ गई तो अब ज़रा एक और बात सुनो। जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है आखिरी शेल के अंदर, वो अपने एटम से बाउंड होता है, और जिस एनर्जी से वो बाइंड होता है वो कहलाती है उसकी बाइंडिंग एनर्जी। केमिस्ट्री में आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा होगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा होगा, ये सारी वही चीज़ें। इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत जो होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो जितनी एनर्जी से कोई इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से बंधा हुआ होता है, उतनी एनर्जी अगर मैं उसे दूंगा तो ऑर्बिट से बाहर आएगा। जैसे आपका अगर किसी ने एक हाथ पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ से कोई आपको खींचता है, तो जो जिस पहले बंदे ने आपको पकड़ा हुआ है उसने कोई ना कोई एनर्जी से आपको पकड़ा हुआ है। आप अगर उससे ज़्यादा एनर्जी दे पाएंगे तो आप खींच लेंगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो यही इस इलेक्ट्रॉन की मिसाल है जो कि बाउंड हुआ हुआ है किससे, अपने एटम से, सोडियम के एटम से। और जिस एनर्जी से बाउंड हुआ हुआ है उसकी एनर्जी हो गई बाइंडिंग एनर्जी BE। ठीक है, मैं आपसे कहता हूँ इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है, मिसाल के तौर पर भी सपोज कर लेते हैं, फिजिक्स की टर्म में इसे नाम दिया गया वर्क फंक्शन का, वर्क फंक्शन। ठीक है, तो हमने नाम दे दिया वर्क फंक्शन। बाइंडिंग एनर्जी वर्क फंक्शन एक ही चीज़ है। इसको रिप्रेजेंट किया हमने साई से, है तो ये भी एनर्जी ना, तो इसकी यूनिट भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी या जूल होगी। मैं मान लेता हूँ कि इस इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट से बाहर निकालने के लिए जो आपको एनर्जी देनी होगी वो है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी कि इसका वर्क फंक्शन कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब क्या हुआ, मैंने जो फ्रीक्वेंसी μ1 दी थी उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी थी वो थी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो मैंने फ्रीक्वेंसी 2 दी थी उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी थी वो थी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने जो फ्रीक्वेंसी 3 दी थी उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी थी वो थी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब जब मैं पहली फ्रीक्वेंसी हिट करूँगा तो मैं कितनी एनर्जी दे रहा हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब इस इलेक्ट्रॉन को मिलेगी वो उसकी बाइंडिंग एनर्जी पूरी नहीं कर रही होगी, तो वो बाहर क्यों आएगा इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन अंदर ही रहेगा, ऑर्बिट में ही घूमता रहेगा। मतलब उसको इनफ एनर्जी मिली नहीं तो वो क्यों ऑर्बिट को छोड़े। ऑर्बिट को छोड़ने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देना होता है ना, ये आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा, जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, आगे बोहर के एटॉमिक मॉडल में और डिटेल से आएगा। अब इसी तरह जब मैंने E2 वाली एनर्जी दी तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको बाइंडिंग एनर्जी मिल गई, इलेक्ट्रॉन आपका बाहर आ गया, बाहर आ गया, लेकिन उसके पास कोई स्पीड नहीं थी, बस बाहर आ गया, और हो सकता है वापसी भी चले जाए। लेकिन जब मैंने इसको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी तो फिर क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी में निकल गया, इसको बाहर निकालने में, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्स्ट्रा हुआ, तो वो इसकी काइनेटिक एनर्जी में चला गया, यानी कि बाहर निकला और मूव भी करने लगा। तो इसका मतलब ये होगा जो मैंने एनर्जी दी वो कुछ हिस्सा उसका बाइंडिंग एनर्जी में जाएगा और कुछ हिस्सा उसका काइनेटिक एनर्जी में जाएगा। और इससे आपका जो फोटो इलेक्ट्रिक का फिनोमेना था वो भी सक्सेसफुली कामयाब हो गया, एक्सप्लेन हो गया भाई। यही तो वो कह रहे थे कि ख़ास फ्रीक्वेंसी पर फिनोमेना होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अगर मैं μ1 ज़िंदगी भर देता रहूँ, उसकी बाइंडिंग एनर्जी पूरी नहीं कर पा रही, तो वो कहाँ से ऑर्बिट से बाहर आएगा। तो कम से कम मुझे μ2 या μ3 की फ्रीक्वेंसी देनी होगी। तो वो थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। हाँ भाई, थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि हर फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एनर्जी है। एनर्जी अगर बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा या उसके बराबर हो तो ही तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से बाहर आएगा। तो ये बात समझ में आ गई। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सक्सेसफुली पहली चीज़ इस कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन कर दी। ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा जो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं उससे स्पीड बढ़ती है वो भी एक्सप्लेन हो गया, बाकी की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में जा रही है। अब एक इंटेंसिटी वाली बात रह गई छोटी सी। अच्छा, इंटेंसिटी के अंदर अगर आप देखें तो इंटेंसिटी में, क्योंकि इंटेंसिटी का मतलब ये है कि शिद्दत बढ़ा देना, तो जो आपका वेव तो है नहीं, ये तो पैकेट्स हैं, तो वो ये कहते थे कि आपने पैकेट्स बढ़ा दिए। जैसे फॉर एग्जांपल, पहले मैं एक बल्ब से रोशनी मार रहा था तो कितने पैकेट्स थे एनर्जी के, 3 पैकेट। जब 2 बल्ब मैंने रोशनी मारी तो कितने पैकेट एनर्जी के मिलने लगे, 6 पैकेट मिलने लगे। तो एक पैकेट अगर एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में कामयाब हो रहा है तो 3 पैकेट कितने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। और अगर 3 और मैंने पैकेट बढ़ा दिए तो कितने और इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, 3 और। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, 6। तो जाहिर सी बात है आप इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो पैकेट्स को बढ़ाएंगे, और पैकेट्स के बढ़ने का मतलब ये कि हर पैकेट के पास एनर्जी तो वही है, हर पैकेट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा ही हमने फेंका होगा, तो वो आपका और इलेक्ट्रॉन को तो बाहर निकाल रहा है। लेकिन अब वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसलिए बाहर निकाल रहा है क्योंकि आपने इंटेंसिटी को बढ़ाया, मतलब नंबर ऑफ पैकेट्स को बढ़ा दिया।
अब ज़्यादा पैकेट, ज़्यादा एटम, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन से जाके हिट हो रहे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आपके बाहर आ रहे हैं ऑर्बिट से। तो जो तीसरी बात थी वो भी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दी क्वांटम फिजिक्स में प्लांक्स का जो लॉ था उसकी मदद से, कि एनर्जी का ताल्लुक उसकी फ्रीक्वेंसी से होता है या वेवलेंथ से होता है। क्लियर है ये चीज़? तो यहाँ पे फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दी जो मुझे आपको यहाँ पे ड्राइव करवानी होगी। क्या इक्वेशन दी? अगर मैं आपसे कहूँ एनर्जी की बात करूँ, एनर्जी जो है वो बराबर होती है एच म्यू के। यहाँ पर वेयर म्यू इज अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी जो आपने अप्लाई करी है और उसके करस्पॉन्डिंग ये एनर्जी है, ठीक है। एंड बाइंडिंग एनर्जी, जिसको मैं वर्क फंक्शन का नाम दे रहा हूँ, जिसको साइज से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसका फार्मूला होगा एच म्यू नॉट हो जाएगा। म्यू नॉट स्पेशल फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वर्क फंक्शन का ताल्लुक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वेयर म्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अगर मैं किसी भी एटम को एनर्जी देता हूँ तो दो काम होते हैं उससे। एक तो उसका वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी होती है, तो उसके इलेक्ट्रॉन के वर्क फंक्शन को मिलता है, मतलब बाइंडिंग एनर्जी में जाता है। और जो रह जाती है एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी में जाती है। अब अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ तो काइनेटिक एनर्जी आपकी बराबर हो जाएगी किसके, ई माइनस वर्क फंक्शन के। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी बराबर हो गई, ई कितना है, एच म्यू माइनस साई कितना है, एच म्यू नॉट। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी किसके बराबर हो गई, एच आप कॉमन ले लें, म्यू माइनस म्यू नॉट। अब आप मुझे बताएं इस इक्वेशन से कैसे साबित हो रहा है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बगैर ये फिनोमेना स्टार्ट नहीं होगा। दिस इक्वेशन सक्सेसफुली एक्सप्लेन दैट minimum energy called threshold frequency is required to start the effect of photoelectric effect। इस इक्वेशन से कैसे पता चल रहा है, कोई समझा सकता है? ये इतनी सी इक्वेशन उसने ड्राइव करके दी थी और इससे सारी कहानी सॉल्व हो गई। देखिए, मैंने आपसे कहा है काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, नहीं होती ना। अगर ये म्यू जो है अप्लाइड फ्रीक्वेंसी ये कम है और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो काइनेटिक एनर्जी का जवाब क्या आएगा, नेगेटिव। तो कम से कम आपको म्यू नॉट के बराबर म्यू को रखना है, ताकि जब आप जीरो हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी चलो जीरो हो जाए, समझ में आता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हमेशा म्यू जो है वो ग्रेटर होगा म्यू नॉट से। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपकी कभी बराबर नहीं होगी किसके, जीरो के, नेगेटिव के। तो नेगेटिव नहीं होने देना काइनेटिक एनर्जी को। और ये इक्वेशन सक्सेसफुली साबित कर रही है ये बात। अब इसकी मदद से हम बुक की जो न्यूमेरिकल्स और प्रॉब्लम्स और एग्जांपल्स हैं वो सारी सॉल्व करते हैं। बुक के अंदर जो आपकी एक एग्जाम्पल है पहले वो देख लेते हैं, फिर जो आपकी प्रॉब्लम है उसकी तरफ चलेंगे। पेज नंबर है आपका 17.7 एग्जाम्पल है, 17.7 एग्जाम्पल है। पेज नंबर है आपका 247, 247। और एग्जाम्पल नंबर है 17.7, ठीक है। इसमें कह रहा है सोडियम लाइट ऑफ अ वेवलेंथ 5.893 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7, यानी कि आपका हो गया वेवलेंथ आपको दी हुई है, ठीक है। कितनी दी हुई है, 5.893 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 मीटर falls on a photocell। a नेगेटिव पोटेंशियल मतलब V नॉट आपको अप्लाई करा है, कितना अप्लाई करा है, 0.30 वोल्ट।
इज नीडेड टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन रीचिंग द कलेक्टर। इसका जो ए पार्ट है सिर्फ अभी वो देखते हैं। कहता है फाइंड द वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल। वर्क फंक्शन आपने मालूम करना। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है ई इंटू वी नॉट। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी बराबर होगी, देखो ई को मैं एज इट इज रहने दे रहा हूँ, वी नॉट की जगह रख रहा हूँ 0.3 वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी का आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। देखो 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी आपने निकाली। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी तो एनर्जी की यूनिट है। अब मसला ये है, अगर आपने वर्क फंक्शन निकालना है तो वर्क फंक्शन का जो अपना फार्मूला है वो तो ये है, साई इज इक्वल टू एच म्यू नॉट। ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज है, ये फ्रीक्वेंसी है, और ये फ्रीक्वेंसी इन्होंने हमें दी नहीं है तो इस वाले फार्मूले से नहीं निकल सकता। अब एक और फार्मूला जो हमने अभी ड्राइव करा है, ई इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, इससे हम निकाल सकते हैं। कैसे? वर्क फंक्शन इज इक्वल टू ई माइनस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आप निकाल चुके हैं लेकिन ई आपको मालूम नहीं है। अब अगर ई आ जाए तो फिर वर्क फंक्शन निकालना कोई मसला नहीं है। कैसे निकालेंगे ई? ई हम निकालेंगे, वेवलेंथ अगर दी हुई हो तो एनर्जी निकालना कोई मसला नहीं होता, हम पीछे पढ़ चुके हैं। ई इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा। लेकिन इससे जो भी आप ई निकालेंगे वो आएगा आपका जूल में। उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 से डिवाइड करिएगा, आपके पास ई जो है वो आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये मुझे सॉल्व करके बताएं क्या आ रहा है, उसको उठा के यहाँ पे पुट करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, वर्क फंक्शन आ जाएगा। तो इसे सॉल्व कर लीजिए और मुझे आंसर बता दीजिए। हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है? एनर्जी आपकी आ गई 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और माइनस करके आपकी वर्क फंक्शन आ गया 1.8। अच्छा, वर्क फंक्शन अब यही रहेगा 1.8। वर्क फंक्शन तो किसी भी मटेरियल का कांस्टेंट होता है ना, तो इसका वर्क फंक्शन यही रहेगा। अब पार्ट बी में पता है क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा सवाल को घुमा दिया। पार्ट बी में कह रहे हैं अगर मैं फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ को चेंज कर दूँ, पार्ट बी ज़रा देखते हैं। ठीक है, फोटो सेल नहीं करना आज। पार्ट बी में कहता है अगर मैं वेवलेंथ को कर दूँ 4000 एमस्ट्रॉन्ग। एमस्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, याद है? भूल गए, फर्स्ट है फिजिक्स, याद है? 4000 10⁻⁻10। शाबाश। तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7। 3 जीरो से 3 कैंसिल हो जाएगा, -7 मीटर। अब कहता है अगर मैं ये वाली वेवलेंथ दे दूँ, ये वाली वेवलेंथ, तो फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा बताएं। तो अब ये उल्टा चल गया है सवाल। देखो वर्क फंक्शन तो अब वही रहेगा ना, वर्क फंक्शन वही रहेगा 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपने काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, ये हो गया सवाल। काम तो वही है ना भाई, पहले आप वेवलेंथ से वही एनर्जी निकालेंगे। कैसे? एनर्जी इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा। ठीक है, और एनर्जी जो है वो आपकी जूल के अंदर आ रही होगी, फिर उस एनर्जी को आप कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और अब काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो एनर्जी में से अब आप माइनस कर लेंगे वर्क फंक्शन को, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। और स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालने का कोई मुश्किल तरीका नहीं है। काइनेटिक एनर्जी क्योंकि बराबर होती है ई इंटू वी के, तो आप काइनेटिक एनर्जी की जगह जो भी आपका आंसर आएगा काइनेटिक एनर्जी का आप रखेंगे ई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी यूनिट, और यहाँ पे भी आ रहा होगा ई इंटू वी नॉट। तो ई से ही कैंसिल हो जाएगा, तो वी नॉट की यूनिट वोल्ट बन जाएगी और आपकी काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी। ठीक है,
तो जो भी आपकी काइनेटिक एनर्जी आएगी वही आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, बस उसमें से ई हटा दीजिएगा बस। अब इसे भी कैलकुलेट करके मुझे बताएं जल्दी से। ये इसलिए किया क्योंकि उसने हमें काइनेटिक एनर्जी नहीं मांगी थी, उसने हमें कहा था स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा ये बताया था। हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालने के लिए काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल रिलेट करते हैं ना एक दूसरे से, क्योंकि देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल जितना होगा उतनी काइनेटिक एनर्जी होगी, उतना ही रोक पाएगा वो, तो इसलिए रिलेट करते हैं। इसलिए तो थोड़ा सा डिफरेंस है, बस एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का डिफरेंस है, वो कैंसिल हो गया तो आगे। ठीक है जी, अब कोई सवाल वगैरह तो आप लोग कर लीजिए, क्लास आज की यहाँ पर एंड होती है।